हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा क्लास 12th फिजिक्स का चौथा जो चैप्टर चल रहा है उसका सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी मोशन जो होती है वो किस शेप की होती है, क्या उसका टाइम पीरियड होता है, क्या उसकी रेडियस होती है, उनको हम निकालेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट लॉ के बारे में। बायो सावर्ट लॉ जो है वो इस चैप्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आते भी हैं, काफी बार आते हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि बायो सावर्ट लॉ जो होता है उसका एक एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वृत्ताकार विद्युत धारावाही पास हो, उसके एक्सिस वाले किसी पॉइंट पर कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है उसको हम निकालेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा है कि जो फोर्स होता है, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो V क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है। वैल्यू कितनी होती है इसकी, Q V क्रॉस B, F वेक्टर की वैल्यू। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर होगी, V और B से बनने वाले प्लेन जो होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, साथ में जब 90 डिग्री का एंगल हो तब तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q V B, जब V और B के बीच में कितना हो, 90 डिग्री का हो। पर अगर 0 या 180 हो तो F की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो स्टेशनरी चार्ज जो होते हैं, स्थिर आवेश जो होते हैं, उन पर ना तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि मोशन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कि मतलब एक चार्ज जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो किस एंगल पर कर रहा है, 90 डिग्री के एंगल पर कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी और उसके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो ये आपको डायग्राम में जो डायरेक्शन दिख रही है V की, मतलब ऐसे मान लो कि एक बार हम इसको लेके चलते हैं कि इस वाले पॉइंट कि यहां से ऐसे एंटर किया तो V की जो डायरेक्शन है और B की जो डायरेक्शन है, B देखो अंदर की ओर क्रॉस बने हुए, अंदर की ओर जो डायरेक्शन है B की और ये जो डायरेक्शन है वो V की। अगर आप V की डायरेक्शन में पहली अंगुली करोगे, B की डायरेक्शन में दूसरी अंगुली करोगे तो ऑटोमेटिकली फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अंगूठे की डायरेक्शन में, जो कि किधर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। अब जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, मान लो यहां पर आ गया, तो इसकी V की डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी क्योंकि इसको फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स अपनी अंदर की ओर खींच रहा है। खींचते इसकी जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो 90 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। और जब भी फोर्स की वैल्यू 90 डिग्री के ऊपर होती है तो उसके अंदर वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। वर्क अगर 0 है तो वेलोसिटी में कभी भी चेंज नहीं होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड और साथ में उसकी डायरेक्शन। स्पीड कांस्टेंट है जो कि होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन बार बार में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन में और फोर्स की डायरेक्शन में हमेशा एंगल कितने का बना रह रहा है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल अब जब होता है इसका मतलब है कि यहां पर जो वर्क किया जाएगा मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ये याद रखना। तो यहां पर लिखा हुआ भी है द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये जो है अब मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है सेंटर की ओर, सेंटर की ओर जब भी सर्कुलर मोशन में एक फोर्स की बात करते हैं तो कौन सा होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, मतलब अभिकेंद्रीय बल होता है। तो इसको घुमाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है जो कि होता है mv²/r, सर्कुलर मोशन में अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू कितनी होती है, mv²/r। तो इसको ये mv²/r जो है प्रदान कौन कर रहा है, वो दे रहा है ये FB। और FB की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है QVB साइन थीटा, और थीटा कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है, 1। तो इस किसके इक्वल आ जाएगा, QVB के। इसीलिए देखो हमने ये लिखा है कि mv²/r इज इक्वल टू QVB। जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि mv²/r इज इक्वल टू QVB। इसमें देखो आप एक v की पावर से एक v कट गया तो r की वैल्यू क्या है, इससे r की वैल्यू आई mv/qb। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है r की वो तो हम लिख सकते हैं mv/qb। mv जो होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग संवेग, जिसको हम लिखते हैं मोमेंटम p से। तो मोमेंटम जो होता है p बराबर mv होता है, तो हमने mv की जगह p लिख दिया, r इज इक्वल टू p/qb। काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हम वैल्यू निकालेंगे, पर एक बार के लिए रुको। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है E के बराबर 1/2 mv²। सही है,
तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू की जगह आप ऐसे समझो, इसको हम ये लिख दें कि एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एम वी की जगह हम क्या लिख दें, ये रहा एम वी की जगह क्यू बी आर, इसको इधर भेजो तो ये क्या बनेगा, क्यू बी आर बराबर एम वी। तो इस एम वी की जगह हमने क्या लिख दिया, ई के बराबर 1/2 क्यू बी आर, और इसका क्या है स्क्वायर है, और बाई एम, 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम केवल इस आर की वैल्यू को इधर रखें, बाकी सब उधर भेजें, तो क्या बनेगा 2m ई के अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका रूट इधर आएगा तो क्या बनेगा आर बराबर √2m ई के क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये रूट है ना जो, वो केवल ऊपर की साइड में है, नीचे नहीं है। ठीक है, इसको हटा देना। तो ये जो एग्जाम के लिए, जेई या नीट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है इसके ऊपर तो पुट कर सकते हो इस फॉर्मूले में। तो टाइम पीरियड निकालना हो, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, जैसे टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम, मान लो ये जो सर्कुलर मोशन थी, इसकी रेडियस कितनी है सर्कुलर पाथ की, आर। ये पूरा सर्कल जो ट्रेस करेगा वो कितने में करेगा, समय जो होता है वो क्या होता है, टी बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 2πr, जो इसकी पूरे की सर्कमफ्रेंस है। स्पीड मान लो कितनी है v है, तो 2πr अपॉन v, और r की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है mv अपॉन qb। तो हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो t बराबर 2π mv अपॉन qb और बाई v, तो v से v कट गया, तो कितना है 2πm अपॉन qb, ये रहा 2πm अपॉन qb। फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइम पीरियड का इनवर्स होती है, तो 1 अपॉन t, ये हो जाएगा qb अपॉन 2πm। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 2πf, f की वैल्यू क्या है qb अपॉन 2πm, तो 2π से 2π कट जाएगा, बचाएगा क्या qb अपॉन m। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मानो कि एंगल जो पहले कितना था 90 डिग्री एंगल पर था, मतलब जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसकी 90 डिग्री एंगल पर क्या थी, वेलोसिटी डायरेक्शन किसकी, चार्ज की। पर अगर एंगल जो हो वो 0 या किसी 90 के बीच का एंगल हो, ना तो 0 है ना 90, इनके बीच का एंगल हो, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको डायरेक्शन दिख रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस में मान ली एक बार के लिए। ये जो एंगल है, इस एंगल पर क्या जा रही है, वेलोसिटी है किसकी, चार्ज की। अब जो एंगल है इन दोनों के बीच का कितना है, थीटा। तो थीटा जो होगा, अब हमने इसको क्या कर दिया, दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, किसको, वेलोसिटी। एक तो आ गई v पैरेलल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v पैरेलल, और इज इक्वल टू v cos थीटा, जिसके साथ में एंगल थीटा बनता है, वो कंपोनेंट क्या होता है v cos थीटा। और जो परपेंडिकुलर जो होता है कंपोनेंट, उसको हम ऐसे लिखते हैं v परपेंडिकुलर, ये क्या होता है v sin थीटा। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक जो है इसका, वो क्या होता है v cos थीटा, ये हमेशा पैरेलल है b के। attempts to move the particle in a constant straight linear path, मतलब क्या है, जो दो कंपोनेंट्स हैं, अब उन पर ध्यान दो। पहला जो कंपोनेंट है वो है v पैरेलल, जो कि है v cos थीटा, जो कि b की डायरेक्शन में है। अब b की डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, जब कोई भी वेलोसिटी जो होती है वो b की डायरेक्शन में होती है, इसका मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, और एंगल जब 0 होता है तो इस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। अब जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगता तो इस पर कोई रोकने वाला नहीं है, ये इसी v cos थीटा से आगे की ओर मूव करता रहेगा, मतलब स्ट्रेट लीनियर पाथ में मूव करेगा। अब क्या है v sin थीटा, v sin थीटा जो है वो b के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो अभी हम पढ़ के आए हैं, जो 90 डिग्री कोण बनाता है वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट्स टू रोटेट द पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे कि पार्टिकल आगे भी जा रहा है और सर्कुलर मूव भी कर रहा है, तो कुछ इस प्रकार का पाथ आपको दिखाई देगा। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में क्या हो रहा है, ये जो सारे हैं लूप्स हैं वो आगे की ओर भी जा रहे हैं और साथ में मूव भी कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट लीनियर फॉरवर्ड मोशन एंड परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन क्रिएट्स द हेलिकल पाथ। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये जो हेलिकल मोशन होती है ना, इसको बोलते हैं कुंडली नुमा गति या कुंडलिनी गति। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो हेलिकल पाथ बनता है इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, या इस टॉपिक में हमें किन किन क्वांटिटीज की वैल्यू को बताना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है रेडियस जो होती है हेलिकल पाथ की वो कितनी होती है। आर बराबर हमें पता है कि एम बी बाई क्यू बी होती है, पर इसको रोटेट कौन करवा रहा है, घुमा कौन रहा है, इसको घुमा रहा है परपेंडिकुलर जो इसका कंपोनेंट है वो। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, v sin थीटा। ये कितना बन जाएगा, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी।
ये आ गया आर बराबर एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। टाइम पीरियड कितना होगा इसका, टाइम पीरियड देखो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड जो पहले हमने निकाला था वही का वही रहेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब हमें पिच बतानी है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि पिच होती क्या है। तो ये पिच होती है द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन फुल रोटेशन। अब देखो हो क्या रहा है, जब ये एक रोटेशन पूरा कर रहा है, ठीक है, तब ये उसी पॉइंट पर वापस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक बार ऐसे घूमेगा तो थोड़ा सा आगे की ओर चला जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होती है एक रोटेशन के अंदर जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, बी की डायरेक्शन में मूव करता है, वो कितना मूव करता है, वही क्या कहलाती है, उसकी पिच कहलाती है। तो पिच क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है इसकी, वो है v cos थीटा, और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना ले रहा है, वही टाइम ले रहा है जो एक रोटेशन में लग रहा है, जो कि कैपिटल टी के बराबर है। तो हमने क्या लिख दिया, v cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, और टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो पिच कितनी आई 2 पाई एम वी cos थीटा अपॉन क्यू बी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का बायो सावर्ट लॉ पढ़ते हैं। बायो सावर्ट का जो नियम है, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, बायो सावर्ट का नियम, ठीक है। ये क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हमें राइट हैंड साइड का जो कोई फॉर्मूला होता है ना, उसकी राइट हैंड साइड तो हमेशा याद रह जाती है, पर लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज होती है जिसका वो फॉर्मूला है वही भूल जाते हैं। वो याद रखना है कि पहली बात तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताती है, पर किस लिए बताती है, एक इनफाइनेटली स्मॉल करंट जो होते हैं एलिमेंट, करंट एलिमेंट जो होते हैं उनके कारण बताती है। जैसे मान लो आपके सामने जो डायग्राम में दिख रहा है वो मान लो एक वायर है, और इस वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई है। अब इसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने काट लिया, ये छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट की जो लंबाई है वो कितनी है, डीएल है। लंबाई के ऊपर हमने वेक्टर लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो वेक्टर है हमने याद करो पहले भी हमने पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहाँ पर भी लेंथ के ऊपर क्या लगाया था, वेक्टर लगाया था, और ये वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर करंट जो है देखो इस टाइप से मूव कर रहा है, तो लेंथ जो है इस छोटे से एलिमेंट की जो करंट की डायरेक्शन है उसी के अलॉन्ग हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, डीएल की डायरेक्शन इस प्रकार से बना दी जो टेंजेंशियल होगी, ठीक है, स्पर्श रेखीय होगी, ये थी डीएल की डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है, ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। मतलब इससे आर डिस्टेंस पर, इसको एक बार ध्यान मत देना आप, इससे आर डिस्टेंस पर, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर पर एक पॉइंट है पी, इस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है। अब कैसे बताओगे, देखो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, आर की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, वो कहता है इस डीबी की जो वैल्यू है वो एक तो करंट के प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक बात। दूसरा, ये जो लेंथ एलिमेंट है, लंबाई का अल्पांश है, उसके भी क्या होगी, समानुपाती होगी। तीसरा, ये जो एंगल है थीटा, इस एंगल थीटा की ज्या जो होती है, साइन जो होती है, साइन थीटा, इसके भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। साथ में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी करंट एलिमेंट और उस पॉइंट के, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन चारों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा क्या आता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ठीक है। और ये म्यू नॉट क्या होता है यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, साइलेंट नोट होता है एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी, उसी प्रकार से यहाँ पर म्यू नॉट जो होता है वो होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, ठीक है। अब यूं देखो, ये जो dB है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर भी हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। वहां पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते थे, आर कैप बना के काम निकाल देते हैं, पर यहाँ पर आर कैप से काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि देखो इसको कैसे बनाएंगे हम, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा, नीचे तो आर क्यूब। ये देखो डी एल आर और साइन थीटा ये क्या होते हैं, इसको ऐसे याद रखो, ए बी साइन थीटा याद है, ये क्या बनता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी ये क्या है, डीएल क्रॉस आर ही है। देखो डीएल ये रहा, आर ये रहा, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो डीएल क्रॉस आर ऐसे करोगे, डीएल से आर की ओर जाओगे तो अंदर की ओर क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी
तो डीबी की डायरेक्शन इस पी पॉइंट पर किधर होगी, क्रॉस अंदर की ओर, मतलब ऐसे जो भी जितने भी पॉइंट इधर होंगे उन सब पर डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर होगी। इस वायर के राइट हैंड साइड में सारे क्या हो जाएंगे, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। पर अगर यही इधर हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो डीएल क्रॉस आर ऐसे आएगा, उल्टी साइड में आएगा। तो जितने भी पॉइंट होंगे इधर, इधर क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा। तो इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, इस प्रकार से जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वायर के चारों ओर। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, लेकिन लास्ट में लिखेंगे ऐसे, जैसे डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर आर वेक्टर है तब तक तो इसकी पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। पर अगर हम कहीं पर इसमें ऐसा लिखा हो कि आर कैप है, तो आर कैप क्यों, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें आर क्यूब को कि आर स्क्वायर डॉट आर, तो आर वेक्टर अपॉन आर क्या होता है, आर कैप होता है। तो ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डायरेक्शन अब हमेशा याद रखोगे आप, जैसे कोई वायर होगा, इस वायर को आपको क्या करना है, इसके डायरेक्शन में करना है अंगूठा, और राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको करना है। ठीक है, और इसको ऐसे कर्ल करना है, घुमाना है, इसको घुमाओगे तो जो भी डायरेक्शन बनेगी, जो अंगुलियों की डायरेक्शन बनेगी, वही क्या होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। जैसे आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, जैसे अंगूठे कर दिया, इस वायर को पकड़ लिया, वायर को पकड़ने वाले ये जो डायरेक्शन बन रही है अंगुलियों की डायरेक्शन, वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब कूलम्स लॉ और बायो सावर्ट के नियम में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं, मतलब इनका कंपैरिजन करना है। पहली बात तो कूलम्स लॉ जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक स्केलर सोर्स होता है, उसके करंट जनरेट होता है। कौन सा स्केलर सोर्स, चार्ज, चार्ज जो एक स्केलर क्वांटिटी है। पर बायो सावर्ट में जो होता है वो एक आइडियल वेक्टर, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, धारा अवयव, आइडियल वेक्टर। ठीक है, इसके कारण जनरेट होता है। फील्ड जो होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग आता है, आर कैप के अलोंग आता है, पर इसमें किधर आता है, आइडियल क्रॉस आर, मतलब डीएल और आर से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। एंगल डिपेंडेंसी, इसमें कोई एंगल का रोल नहीं है कूलम्स लॉ में, पर बायो सावर्ट के नियम में एंगल का रोल आता है, थीटा पर डिपेंड करता है। सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही लॉन्ग रेंज के फोर्स हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, साथ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम एक टॉपिक और देखते हैं, और इसमें सीधा प्रश्न बनता है, ये सीधा पूछा था, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कैसे आता है देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है वो होता है 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। परमिटिविटी जो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को, क्या बनेगा, देखो जैसे ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 पाई इसको साथ में लिख दिया, यहाँ पर 4 पाई साथ में, ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 टू पावर -7। 1 देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। जब हम इसको नीचे लेके आएंगे -7 को, तो ये बनेगा +7, 9 + 7 कितना जाएंगे, 16। तो ये जो है 9 गुणा 10 की पावर 16, इस क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 की पावर 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का 10 की पावर 16, तो हम 3 गुणा 10 की पावर 8 का स्क्वायर, और 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये कितना होता है, प्रकाश की चाल होती है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। आप ऐसा भी कर सकते हो, जब हम इनमें क्या करेंगे, यूनिट्स भी लेंगे ना, तो यूनिट भी लास्ट में किसकी आएगी, मीटर पर सेकंड ही आएगी। ठीक है, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सीधा याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं कि बायो सावर्ट के नियम का जो एक अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है आपके, वो दिया गया कि कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, उसके किसी भी एक्सिस वाले पॉइंट पर, एक्सिस के किसी भी बिंदु पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो फॉर्मूला है वो हमें फाइंड करना है। ये डायग्राम में आपके सामने एक लूप दिख रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन दे रखी है आपको यहाँ पर कि इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये जो इसका प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से जाने वाली जो लाइन होगी वही क्या कहलाएगी, इसकी अक्ष कहलाएगी। और इस अक्ष के बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, स्मॉल x है। इसके रेडियस हमें कितनी दे रखी है, कैपिटल R है। तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल जो है इसमें यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। एक बात भी, अब हमने क्या किया इसको फाइंड करने के लिए, एक तो इसके डायमीटर के एक एंड पर और दूसरे एंड पर दो लंबाई अल्पांश काट ली, लेंथ एलिमेंट निकाल ली। ये है कौन से, वही करंट एलिमेंट है। जब इनमें से करंट फ्लो होगा तो ये क्या बन जाएंगे, करंट एलिमेंट बन जाएंगे। इनकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन अगर देखो ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से जब करंट फ्लो होगा तो इसके टेंजेंट हम खींच देंगे, वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये,
ये किसकी डायरेक्शन है, ये इस डीएल से इस पी पॉइंट की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो ये है, वो आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है। इन दोनों के बीच में एंगल आपको दिख रहा है कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। इसी प्रकार से जब ये डीएल बनेगा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर होगी। और ये जो पी को मिलाएंगे हम, तो पी के बीच में यहाँ पर भी कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, आप देख सकते हो ऐसे। और फिर देखो इस स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जो ट्राइंगल है इसके हिसाब से रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो हम अब क्या करेंगे, पहले एक डीएल के कारण इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, और फिर जितने भी ऐसे डीएल हैं उन सब के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि डीबी की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है, डीएल और आर के बीच एंगल, जो कि कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री होते ही यहाँ पर थीटा हमने कितना रखा, 90 डिग्री का साइन 90 1, क्या बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो डीबी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और जितने भी डीएल इस पर हैं उन सब से जो पी की डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है। बराबर होने से सबके डीबी की वैल्यू जो है वो फिक्स इतनी आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डीबी की डायरेक्शन देखो सही पहले, डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होती है, तो डीएल से आर की ओर आना है, डीएल क्रॉस आर मतलब ऐसे डीएल से आर की ओर आना है। तो अंगूठा जो बताएगा वो इस डायरेक्शन में बताएगा, इन दोनों से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन ये बनेगी। और इसी प्रकार से जब इसमें डीएल क्रॉस आर करोगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, नीचे की ओर आएगी। तो ऐसे जितने भी डीबी होंगे उनमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तरीका क्या रहेगा, पहले हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे कैसे, इस प्रकार से, ठीक है। ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा वो तो बनेगा डीबी कॉस थीटा, ऊपर वाला बनेगा डीबी साइन थीटा। यहाँ पर इसी प्रकार से ये भी कितना होगा, डीबी साइन थीटा, और इधर वाला डीबी कॉस थीटा। इसमें आप क्या नोट कर सकते हो कि जो डीबी साइन थीटा है जितने भी वो आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पर जितने भी डीबी कॉस थीटा बनेंगे वो सारे आपस में जुड़ जाएंगे। तो जितने भी डीएल हैं उनके जितने भी डीबी कॉस थीटाज हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो इन सब का हमें क्या करना है, डीबी कॉस जितने भी हैं उन सबको इंटीग्रेट करना है, जितनी भी हमारी जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग हमें जोड़ना है। वर्टिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो कट जाते हैं और जनरल कंपोनेंट बच जाते हैं। तो तरीका ये रहेगा, जैसे हम डीबी को जोड़ेंगे तो डीबी कॉस थीटा जोड़ने में, तो डीबी की वैल्यू तो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो डायग्राम हमें दिख रहा है देखो ये ट्राइंगल, इसमें कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा के लिए ये तो है बेस जो कि है आर के बराबर, और ये जो है वो है हाइपोटेनस तो होगी स्मॉल आर के बराबर। तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर, और आर स्मॉल आर कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हमने रख दी, ये रही आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये स्मॉल आर की जगह हमने रख दिया रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर है, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितनी है 1/2 है, तो 1/2 और 1 कितनी हो जाएगी 3/2, यहाँ पर लिख दिया हमने 3/2, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन जो करना है वो डीएल के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में करना है। तो लेंथ के रिस्पेक्ट में जितनी वैल्यू जो है कॉन्स्टेंट है उन सबको बाहर लिख दो। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, कैपिटल आर जो इसके रेडियस वो भी कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो एक्स है वो नियत है, आर है वो नियत है, तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, केवल अंदर क्या बचेगा, डीएल बचेगा। डीएल का मतलब क्या है, डीएल का मतलब ये है ऐसे जितने भी डीएल हैं उन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या बनेगी, इसकी पूरे की सर्कमफेरेंस बनेगी। सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर, ये रहा 2 पाई आर, ठीक है। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे देखो क्या बन रहा है, आर का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर तो जाएगा आर का स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये लास्ट फॉर्मूला है और इसको सीधा याद रखना है। अब आपको ध्यान से देखना भी ये है कि आपको लूप के एक्सिस पर पूछा है या लूप के सेंटर पर पूछा है। अगर आपको सेंटर पे पूछा है तो यहाँ तक तो निकालना ही निकालना है, आपको सेंटर के लिए अलग से निकालना है। सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो हमारी एक्स वाली डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, सेंटर से डिस्टेंस है ये, वो सेंटर पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू में कितनी रखनी है, 0 रखनी है। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखेंगे सेंटर के लिए, यहाँ पर 0 का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आर की क्यूब हो जाएगी, और आर स्क्वायर से आर क्यूब 1 कट जाएगा तो बचेगा नीचे आर। तो लास्ट फॉर्मूला कितना जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी इंटेंसिटी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2r। और यही मान लो हमारे पास n लूप हो, n लूप होने मतलब ऐसे जो लूप्स हैं वो बहुत सारे हों, तो यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेंटर वाले पर भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम जो है इसके हिसाब से आपके मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।